कक्षा 7वीं हिंदी विषय निबंध। मैं शिक्षा सक्सेस सीरीज एजुकेशन से। आज की वीडियो में हम निबंध लेखन के बारे में जानेंगे कि निबंध लेखन क्या होता है, उसके मुख्य अंग कौन कौन से होते हैं, निबंध कितने प्रकार के होते हैं, उन्हें लिखते समय आपको किन किन विभागों में उन्हें बांटना चाहिए जिससे उन्हें लिखने में आपको आसानी हो, और निबंध को लिखते समय किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। इन सारे प्रश्नों के उत्तर हम इस वीडियो में जानने की कोशिश करेंगे। और जब आप निबंध के बारे में सोचते हैं तो सबसे पहले आपके माइंड में एक क्वेश्चन आ सकता है कि निबंध होता क्या है। तो असल में जो निबंध है वो एक प्रकार की गद्य रचना होती है जिनको हम क्रमबद्ध तरीके से लिखते हैं। क्रमबद्ध तरीके से क्यों लिखते हैं, ये क्यों कहा है, ये हम वीडियो में आगे जानेंगे कि निबंध लिखने का जो है एक पैटर्न होता है, उसको जो है क्रमबद्ध तरीके से ही लिखा जाता है। तो जो निबंध है उसको हम कह सकते हैं कि जो भी कोई विषय है उस पर अपने भावों को पूर्ण रूप से जब हम क्रमबद्ध रूप से लिखते हैं तो उसको हम तो अब सबसे पहले हम निबंध के बारे में जानते हैं कि निबंध के विषय कौन कौन से होते हैं। तो साधारण रूप से निबंध के विषय परिचित विषय होते हैं, यानी जिसके बारे में हम सुनते, देखते व पढ़ते रहते हैं, जैसे धार्मिक त्योहार, राष्ट्रीय त्योहार, विभिन्न प्रकार की समस्याएं, मौसम, सामाजिक विषय, आर्थिक विषय, राजनीतिक विषय, वैज्ञानिक विषय और संसार का हर विषय, हर वस्तु, व्यक्ति एक निबंध का केंद्र हो सकता है। कहने का तात्पर्य यहाँ पर क्या है कि जिस भी विषय के बारे में हम सुनते हैं या देखते हैं या कहीं पढ़ते हैं उसको जो है हम निबंध के रूप में लिख सकते हैं। और जो संसार का चाहे कोई एक व्यक्ति है या कोई भी वस्तु है उसको जो है निबंध के रूप में केंद्रित किया जा सकता है, यानी उसको केंद्र बनाकर हम निबंध लिख सकते हैं। तो कहने का तात्पर्य क्या है कि कोई भी विषय जो है आप निबंध के रूप में लिख सकते हैं, निबंध का कोई भी विषय के रूप में लिख सकते हैं, निबंध का कोई भी विषय हो सकता है। अब बात करते हैं निबंध के अंगों की। तो निबंध के 4 अंग निश्चित किए गए हैं। कौन कौन से? शीर्षक, प्रस्तावना, विषय विस्तार, उपसंहार। ये जो आपके अंग है ये क्रम वाइज ही जो है आप निबंध को लिखते हुए यूज करते हैं, इसलिए जो है निबंध को कहा गया था क्रमबद्ध रूप से लिखा गया गद्य। तो ये जो शीर्षक है, प्रस्तावना है, विषय विस्तार है और उपसंहार है, इसी पैटर्न में आप निबंध लिखेंगे। आप बिल्कुल ऐसा नहीं करेंगे कि पहले उपसंहार लिख लिया, फिर प्रस्तावना, फिर शीर्षक, फिर विषय विस्तार। आपको जो है इसी क्रम में अपना निबंध लिखना है। तो इन सारी चीजों के अंतर्गत क्या क्या चीजें आएगी ये हम विस्तार से जान लेते हैं। सबसे पहले है शीर्षक। तो शीर्षक आकर्षक होना चाहिए ताकि लोगों में निबंध पढ़ने की उत्सुकता पैदा हो जाए। परंतु यदि आप परीक्षा में बैठे हैं तो आपको शीर्षक लिखना चाह रहे हैं तो जो भी आप टाइटल चूज करेंगे वो ऐसा होना चाहिए कि जो निबंध पढ़ने जा रहा है वो टाइटल से ही जो है निबंध को पढ़ने के लिए उत्सुक अपने आप को महसूस करे। लेकिन अगर आप परीक्षा में बैठे हैं तो जाहिर सी बात है शीर्षक आपको पहले से ही आपके क्वेश्चन पेपर पर दिया गया होगा। दूसरा पॉइंट आता है प्रस्तावना। तो इसे भूमिका भी कहा गया है। यह अत्यंत रोचक और आकर्षक होनी चाहिए परंतु यह बहुत लंबी नहीं होनी चाहिए। भूमिका इस प्रकार की हो जो विषय वस्तु की झलक प्रस्तुत कर सके, जो कि पाठक को निबंध पढ़ने के लिए प्रेरित कर सके। भूमिका लिखते समय यह बात ध्यान रखनी बहुत आवश्यक है कि भूमिका का विषय से सीधा जुड़ाव होना चाहिए, यानी जो प्रस्तावना है उसको आप भूमिका भी कह सकते हैं। भूमिका एक प्रकार से इस तरह का एक पैराग्राफ होता है जिसमें आप पूरे जो आपका निबंध है उसकी एक झलक जो है प्रस्तुत करते हैं, ताकि जो पूरे जो आपका निबंध है उसकी एक झलक जो है प्रस्तुत करते हैं ताकि जो निबंध पढ़ रहा है उसको पहले से पता चल जाए कि आप जो है निबंध में क्या क्या चीजें डिस्कस करने वाले हैं, किस बारे में जो है आपका निबंध है। यानी जो आपकी भूमिका है उसका जो विषय है वो सीधा सीधा आपके पूरे निबंध से जुड़ा हुआ होना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप प्रस्तावना जो है या भूमिका जो है वो अलग तरह से प्रेजेंट कर रहे हैं और जो आपका निबंध है उसमें आप किसी और ही चीज का जिक्र करें। यानी प्रस्तावना जो है वो विषय के साथ जुड़ी हुई होनी चाहिए। अगला पॉइंट है विषय विस्तार। इसमें 3 से 4 अनुच्छेदों के विषय के विभिन्न पहलुओं पर अपने विचार प्रकट किए जाते हैं। प्रत्येक अनुच्छेद में एक एक पहलू पर विचार लिखा जाता है।
यह निबंध का सर्व प्रमुख अंश है। इसका संतुलित होना अत्यंत आवश्यक है। कहने का तात्पर्य यह है कि जो विषय विस्तार है, इसमें एक एक विषय को चूज करते हैं, यानी जैसे जो भी आप विषय चूज कर रहे हैं उसके लाभ, हानि, कारण, उपाय, ये सारी चीजें जो है आप अलग अलग अनुच्छेदों में प्रेजेंट करते हैं और उसमें जो है उन विचारों को अच्छे से कंक्लूड करने की कोशिश करते हैं। तो ये जो आपका पॉइंट है विषय विस्तार, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि आप इसी पॉइंट में जो है अपने सारे विचार, यानी जो पूरा निबंध है उसके बारे में जो जो आप जानते हैं, जो जानकारी रखते हैं, वो सारी चीजें इसी वाले अंश में जो है आप कंक्लूड करते हैं। लास्ट आपका पॉइंट आता है उपसंहार। यह निबंध के अंत में लिखा जाता है। इस अंग में निबंध में लिखी गई बातों को सार के रूप में एक अनुच्छेद में लिखा जाता है। इसमें संदेश भी लिखा जा सकता है। उपदेश दूसरों के विचारों को उद्धृत कर या कविता की पंक्तियों के माध्यम से निबंध समाप्त किया जा सकता है। कहने का तात्पर्य यह है कि जो ये उपसंहार है, ये आपका कंक्लूजन होता है, यानी जो भी आपने लिखा है उस पूरी चीजों को जो है आप एक अनुच्छेद के रूप में या एक समरी के रूप में जो है कंक्लूड करके उपसंहार में लिखते हैं। इसमें जब आप एंड करते हैं अपने निबंध का, उसको जो है आप किसी सीख के द्वारा एंड कर सकते हैं, या फिर जो महान पुरुष होते हैं जिन्होंने अपने द्वारा जो है कुछ उक्तियां कही गई होती है, उनको जो है आप अंत में कंक्लूड कर सकते हैं निबंध से रिलेटेड जो पंक्तियां होती है। और या फिर जो कविताएं होती है, उसमें अगर आपको कोई ऐसी कविता आती है जो आपके निबंध से रिलेटेड है या रिलेट करती है, उस पंक्ति को भी आप निबंध के एंड में लिखकर अपने निबंध को समाप्त कर सकते हैं। ये सारी चीजें अगर आप ध्यान में रखते हैं तो आपका जो निबंध है वो बहुत ज्यादा आकर्षक होता है। अब आगे हम बात करते हैं निबंध के प्रकारों की, कि निबंध के प्रकार और उन्हें किन भागों में बांटा जा सकता है जिससे निबंध लेखन सरल हो सके। तो विषय के अनुसार प्रायः सभी निबंध तीन प्रकार के होते हैं। तीन प्रकार कौन कौन से हैं? वर्णनात्मक, विवरणात्मक या विचारात्मक। ये जो आपके प्रकार है निबंधों के, इनके अंतर्गत जो है निबंध रखे जाते हैं अलग अलग तरह के। अगर आपको इनके बारे में भी जानकारी होगी तो आपको निबंध लिखने में और ज्यादा आसानी हो जाएगी। तो पहला है आपका वर्णनात्मक निबंध। किसी सजीव या निर्जीव पदार्थ का वर्णन वर्णनात्मक निबंध कहलाता है। ये निबंध स्थान, दृश्य, परिस्थिति, व्यक्ति, वस्तु आदि को आधार बनाकर लिखे जाते हैं। जैसे उदाहरण देखिए, क्रिसमस, ताजमहल, गणतंत्र दिवस, राष्ट्रपिता महात्मा गांधी आदि। तो जो ये विषय हैं, ये आपके वर्णनात्मक निबंधों के अंतर्गत आते हैं। दूसरा आपका प्रकार है विवरणात्मक। किसी ऐतिहासिक, पौराणिक या आकस्मिक घटना का वर्णन विवरणात्मक निबंध कहलाता है। यात्रा, घटना, मैच, मेला, ऋतु, संस्मरण आदि का विवरण लिखा जाता है। उदाहरण देखिए, जैसे 2020 क्रिकेट मैच, दिवाली, बसंत ऋतु आदि। यानी जो ये चीजें हैं, जैसे यात्रा हो गई या कोई घटना है जिस पर आप अपने विचार व्यक्त करना चाहते हैं, विवरण देना चाहते हैं, तो ये सारी चीजें जो है विवरणात्मक निबंध के अंतर्गत आती है। अगला है आपका विचारात्मक। किसी गुण, दोष, धर्म या फलाफल का वर्णन विचारात्मक निबंध कहलाता है। इस निबंध में किसी देखी या सुनी हुई बात का वर्णन नहीं होता। इसमें केवल कल्पना और चिंतन शक्ति से काम लिया जाता है। विचारात्मक निबंध उक्त दोनों प्रकारों से अधिक श्रम साध्य होता है, अतएव इसके लिए विशेष रूप से अभ्यास की आवश्यकता होती है। कहने का तात्पर्य ये है कि जो विचारात्मक निबंध होते हैं, इनमें आपकी जो अपनी कल्पना शक्ति होती है, चिंतन शक्ति होती है, जिसमें आप अपने खुद के विचारों पर जो है गौर करके उस निबंध को है, या आप खुद से जो है कोई टाइटल चूज करते हैं किसी भी विषय पर जिस पर आप अपने विचार खुद से जो है लिखना पसंद करते हैं, या फिर जो दूसरे व्यक्ति होते हैं उनके विचारों को जो है नहीं लिखते हैं, उसको जो है विचारात्मक निबंध के अंतर्गत रखा जाता है। उदाहरण के लिए जैसे अहिंसा परम धर्म है, सत्यमेव जयते आदि। तो आप इस तरह के कोई और भी टॉपिक ले सकते हैं जिस पर आप अपने विचार व्यक्त करें कि आप उस पर्टिकुलर टॉपिक के बारे में खुद के क्या विचार रखते हैं। तो वो जो है विचारात्मक निबंध के अंतर्गत आता है। ये बहुत ही टफ होता है क्योंकि आपको इसमें खुद से बहुत सारी चीजों को एनालाइज करना पड़ता है। अब बात करते हैं हम निबंध लिखते समय निम्नलिखित बातों का ध्यान देना चाहिए, यानी कौन कौन सी ऐसी बातें हैं जब आप निबंध लिखें तो आप उनको ध्यान में रखें।
पहले है निबंध लिखने से पूर्व संबंधित विषय का प्राप्त ज्ञान होना चाहिए। ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए कि आप निबंध लिखने बैठे हैं और आपको उस विषय के बारे में ज्ञान नहीं है आपको जो है उस विषय के बारे में मैक्सिमम पूरा ज्ञान होना चाहिए, तब जो है आप एक अच्छा निबंध लिख सकते हैं। क्रमबद्ध रूप से विचारों को लिखा जाए। क्रम के अनुसार जो है आप पहले अपने विचारों को रफ लिख लें, जिस पर आप बाद में विस्तार पूर्वक वर्णन करें। निबंध की भाषा रोचक एवं सरल होनी चाहिए। जो आपकी भाषा होगी जिसमें आप लिख रहे हैं वो एक तो बहुत आसान होनी चाहिए ताकि सभी जो है आसानी से समझ पाएं। आसान होने के साथ साथ वो रोचक भी होनी चाहिए ताकि जो पढ़ रहा है उसकी एक्साइटमेंट बनी रहे। निबंध के वाक्य छोटे छोटे और प्रभावशाली होने चाहिए, क्योंकि अगर आप लंबे लंबे वाक्य लिखेंगे तो क्या होगा, पढ़ते पढ़ते जो है रोचकता खत्म हो जाती है, उसका प्रभाव खत्म हो जाता है। तो जितने छोटे आप वाक्य लिखेंगे उतने ज्यादा प्रभावशाली लगेंगे। निबंध संक्षिप्त होना चाहिए, अनावश्यक बातें नहीं लिखनी चाहिए। एक तो आप बार बार जो है एक ही बात रिपीट नहीं करते हैं तो आपका निबंध प्रभावशाली होगा, लेकिन अगर आप बार बार एक ही बातों को घुमा फिरा कर रिपीट करते रहेंगे तो आपका निबंध एक तो बहुत ज्यादा लंबा हो जाएगा और जो पढ़ रहा है उसकी रुचि भी खत्म हो जाएगी। व्याकरण के नियमों और विराम आदि चिन्हों का उचित प्रयोग होना चाहिए। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जो विराम चिन्ह होते हैं अगर आप उनको गलती से भी कहीं गलत जगह पर उपयोग कर लें तो आपका जो आप अर्थ बताना चाहते हैं वो अनर्थ में भी परिवर्तित हो सकता है। तो ये चीज जो है आप बहुत ही ध्यान में रखेंगे जब आप निबंध लिखते हैं कि एक तो आप व्याकरण के नियमों के अनुसार लिखेंगे और विराम आदि चिन्हों का जो है सही ढंग से यूज करेंगे। विषय के अनुसार निबंध में मुहावरों का भी प्रयोग करना चाहिए। मुहावरों के प्रयोग से निबंध सशक्त बनता है। कहने का तात्पर्य वही है कि आप मुहावरों का, लोकोक्तियों का, उक्त बातों का या फिर कविता की पंक्तियों का प्रयोग कर सकते हैं। इससे निबंध जो है प्रभावशाली लगता है। विषय पर अतिरिक्त जानकारी प्राप्त करें। जब आपको कोई विषय दिया जाता है तो आप पहले तो उसके बारे में जितनी जानकारी हो सके अपने आसपास से या इंटरनेट से जो है कलेक्ट करने की कोशिश करें, ताकि आप अच्छे से रिप्रेजेंट कर पाएं। आरंभ, मध्य अथवा अंत में किसी उक्ति अथवा विषय से संबंधित कविता की पंक्तियों का उल्लेख करें। यह भी बहुत ज्यादा प्रभावशाली होता है। निबंध की शब्द सीमा का ध्यान रखें और व्यर्थ की बातें ना लिखें, अर्थात विषय से ना हटें। अब अगर आपको परीक्षा में निबंध के लिए जो है पर्टिकुलर कुछ वर्ड्स दिए हैं कि आपको 200 शब्दों में अपने निबंध को लिखना है या 300 शब्दों में निबंध को लिखना है, तो आप जो है उस शब्द सीमा को ध्यान में रखेंगे ताकि आपका जो निबंध है वो बहुत ज्यादा व्यर्थ की बातों से ना भर जाए। आपको जो विषय दिया है आप केवल उसी विषय पर फोकस करें। ऐसा ना हो कि विषय कुछ और दिया है और आप जो है किसी और ही चीज का वर्णन अपने निबंध में करने बैठ गए हैं, तो शब्द सीमा करने बैठ गए हैं। तो शब्द सीमा का आप ध्यान रखेंगे। अगर शब्द सीमा नहीं भी दी गई है तो भी आप निबंध को बहुत ज्यादा लंबा नहीं खींचेंगे, उसको संक्षिप्त रखने की ही कोशिश करेंगे। विषय से संबंधित सभी पहलुओं पर अपने विचार प्रकट करें। यहाँ पर कहने का तात्पर्य यह है कि जो भी विषय होगा उस पे हो सके तो जितना भी आप अपने विचार व्यक्त कर पाएं वो ज्यादा अच्छा रहता है। सुनी सुनाई हुई या कही हुई बातों को लिखने से जो है निबंध उतना ज्यादा प्रभावशाली नहीं होता है जितना आप अपने विचारों को व्यक्त करके उस निबंध को प्रभावशाली बना सकते हैं। सभी अनुच्छेद एक दूसरे से जुड़े हों। यह भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जो भी आप अनुच्छेद लिखते हैं यानी जो भी आप पॉइंट्स लिखते हैं उस विषय के, वो जो है एक दूसरे से जुड़े हुए होने चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि एक अनुच्छेद जो आपने लिखा है वो दूसरे अनुच्छेद से बिल्कुल ही उल्टा हो। वर्तनी व भाषा की शुद्धता, लेख की स्वच्छता, ये सारी चीजें बार बार इसलिए कही गई है क्योंकि ये चीजें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है जब भी आप कोई गद्य रचना करते हैं। तो निबंध भी जो है वो एक गद्य रचना ही है। तो इसमें जो है आप सबसे पहले तो भाषा की शुद्धता का ध्यान रखेंगे कि आप शुद्ध भाषा का यूज करेंगे। फिर है लेख की स्वच्छता, यानी आपकी जो राइटिंग होगी वो बिल्कुल स्वच्छ होनी चाहिए ताकि जो देख रहा है, जो पढ़ रहा है, उसको आपका हर एक शब्द जो
है वो आसानी से समझ में आ जाए। और विराम चिन्हों का ध्यान, क्योंकि विराम चिन्ह जो है वो हिंदी भाषा में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। वो जो है आपके अर्थ को बिल्कुल उल्टा भी दिखा सकते हैं अगर आपने विराम चिन्ह गलत जगह पर यूज किया है। तो ये सारी चीजें अगर आप निबंध लिखते हुए ध्यान रखते हैं तो आपका जो निबंध है वो बहुत ही ज्यादा रोचक, प्रभावशाली दिख सकता है। इसको और ज्यादा आसानी से समझने के लिए हम एक उदाहरण देख लेते हैं ताकि आपको पता चल जाए कि आपको किस तरह से निबंध लिखने की प्रैक्टिस करनी है। तो हम उदाहरण ले रहे हैं भ्रष्टाचार पर निबंध। अब आप इमेजिन कर लीजिए कि आपको भ्रष्टाचार पर निबंध लिखने के लिए कहा गया है। तो सबसे पहले तो आप रफ पेज में अपनी ये सामग्री जो है वो लिख लेंगे, यानी जो कंटेंट आप लिखना चाह रहे हैं अपने भ्रष्टाचार निबंध पर, वो सारी चीजें आप पहले से ही अपने माइंड में सेट कर देंगे ताकि आप जो है ज्यादा कंफ्यूज ना हो। सबसे पहले है प्रस्तावना, फिर है भ्रष्टाचार का अर्थ, फिर है भारत में बढ़ता भ्रष्टाचार, भ्रष्टाचार के कारण, भ्रष्टाचार के दुष्प्रभाव, भ्रष्टाचार विरोधी दिवस, भ्रष्टाचार के खिलाफ बना अधिनियम, भ्रष्टाचार को रोकने के उपाय, उपसंहार। तो ये देखिए, इस तरह से जब आप जो है अपने पॉइंट्स एक जगह लिख लेंगे रफ में, तो आपको पता होगा कि आपने कौन कौन से पॉइंट जो है वो एक्सप्लेन करने हैं। तो इस तरह से जो है आप सबसे पहले तो अपनी सामग्री तैयार करेंगे। देख लेते हैं कि आप किस तरह से जो है अपने इन पॉइंट्स को एक्सप्लेन कर सकते हैं। पहली है प्रस्तावना। तो आप प्रस्तावना में किस तरह से लिख सकते हैं, ये कुछ पॉइंट्स दिए हैं जिनको आप पैराग्राफ में कंक्लूड कर सकते हैं। जैसे प्रस्तावना में आप भ्रष्टाचार के बारे में क्या क्या लिख सकते हैं, जैसे दिन प्रतिदिन बढ़ता ही जा रहा है, हमारे देश के हालात खराब होते जा रहे हैं, विशेष पद पर बैठे हुए व्यक्ति का अपने पद का दुरुपयोग करना, अपने पद का फायदा उठाना, देश का प्रत्येक वर्ग भ्रष्टाचार से प्रभावित होता है, देश की आर्थिक प्रगति को भी नुकसान पहुंचता है, देश को खोखला करता जा रहा है। तो ये सारी चीजें भ्रष्टाचार के बारे में आप अपनी भूमिका में लिख सकते हैं कि जो भ्रष्टाचार है उससे जो है ये सारी चीजें हो रही है, क्योंकि ये सारी चीजें ही आप अपने पूरे टॉपिक में जो है एक्सप्लेन करने वाले हैं। उसके बाद आता है भ्रष्टाचार का अर्थ। तो भ्रष्टाचार के अर्थ में आप कौन सी चीजें इंक्लूड कर सकते हैं। भ्रष्टाचार यानी भ्रष्ट जमा आचार, भ्रष्ट यानी बुरा या बिगड़ा हुआ, और भ्रष्टाचार यानी भ्रष्ट जमा आचार, भ्रष्ट यानी बुरा या बिगड़ा हुआ, और तथा आचार का मतलब है आचरण, यानी जिसका व्यवहार जो है बुरा है। तो भ्रष्टाचार में मुख्य घूस यानी रिश्वत, चुनाव में धांधली, ब्लैकमेल करना, टैक्स चोरी, झूठा मुकदमा, परीक्षा में नकल, न्यायाधीशों द्वारा पक्षपातपूर्ण निर्णय, पैसे लेकर वोट देना, वोट के लिए पैसा या शराब आदि बांटना, और भी बहुत सारी चीजें जो जो आप भ्रष्टाचार के रूप में देख रहे हैं या महसूस करते हैं, उन सारी चीजों को आप यहाँ पर इंक्लूड कर सकते हैं। अगला आपका पॉइंट आपने रखा था भारत में बढ़ता भ्रष्टाचार। तो भारत में बढ़ता भ्रष्टाचार जो है वो किस तरह से जोर पकड़ रहा है, कौन कौन सी चीजें हैं, वो आप किस तरह से इंक्लूड कर सकते हैं। जैसे राजनीति तो भ्रष्टाचार का पर्याय, ये भी आप एक्सप्लेन कर सकते हैं कि जो राजनीति है वो भ्रष्टाचार का पर्याय कैसे बन गई है। भारत में भ्रष्टाचार हर क्षेत्र में बढ़ रहा है, कोई क्षेत्र भ्रष्टाचार से नहीं बचा। समस्त प्रकार की शिक्षा प्रक्रिया तथा नौकरी पाने तक, ट्रांसफर से लेकर प्रमोशन तक परले दर्जे का भ्रष्टाचार मिलता है। यानी ये सारी चीजें जिन पर भी आपको लगता है कि भारत में भ्रष्टाचार कौन कौन सी जगहों पर किस तरह से बढ़ रहा है, वो सारी चीजें आप यहाँ पर इंक्लूड कर सकते हैं। जैसे हमने यहाँ पर राजनीति को भी इंक्लूड कर दिया है, शिक्षा विभाग को भी इंक्लूड कर दिया है, और भी जो भी आपको क्षेत्र जहां पर आपको भ्रष्टाचार बढ़ता हुआ नजर आता है वो आप यहाँ पर एक्सप्लेन कर सकते हैं। अगला पॉइंट था भ्रष्टाचार के कारण। वैसे तो बहुत सारे कारण हैं, आपको जो भी कारण समझ में आते हैं आप जो है एक्सप्लेन कर सकते हैं। हमने यहाँ पर कुछ कारण लिखे हैं, जैसे हर दूसरा राजनेता भ्रष्ट है, भाई भतीजावाद के कारण, देश में बड़े उद्योगपति अपना कर बचाने के लिए बड़े अफसरों को रिश्वत देते हैं, अधिक परिश्रम किए बिना धनार्जन की चाहत, राष्ट्रभक्ति का अभाव, गरीबी, भुखमरी तथा बढ़ती महंगाई, बेरोजगारी, जनसंख्या वृद्धि, लचीली कानून व्यवस्था अभाव, सोशल मीडिया का गलत उपयोग, ये सारी चीजें भी जो है भ्रष्टाचार को बढ़ाने के कारण है। इसके अलावा भी बहुत सारे कारण हैं, जो भी आपको पता है या फिर आपकी जानकारी में है, आप अपने भ्रष्टाचार के कारणों में उनको एक्सप्लेन कर सकते हैं। अगला पॉइंट है भ्रष्टाचार के दुष्प्रभाव।
तो देश का आर्थिक विकास रुक सा गया है। हमारा देश हर प्रकार के क्षेत्र में दूसरे देशों की तुलना में पिछड़ता जा रहा है। हमारे गांव तक बिजली, पानी और सड़क जैसी मूलभूत सुविधाएं नहीं पहुंच पाई है। गरीब अमीर की खाई दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। योजनाओं का लाभ गरीबों तक पहुंच ही नहीं पाता है। भाई भतीजावाद को बढ़ावा, किसानों को उनकी फसल का सही मूल्य नहीं मिल पाता है। काला बाजारी को बढ़ावा मिलता है। भ्रष्टाचार को रोकने के लिए कोई सख्त नियम नहीं बनाए गए हैं। ये जो है भ्रष्टाचार के दुष्प्रभाव हैं जो हमारे देश को झेलने पड़ रहे हैं। भ्रष्टाचार के कारण यानी कौन कौन सी समस्याएं आपको देखने को मिलती है, वो सारी चीजें आप यहाँ पर इंक्लूड कर सकते हैं। अगला आपका पॉइंट है भ्रष्टाचार विरोधी दिवस। ये भी आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट बन सकता है अगर आप भ्रष्टाचार के ऊपर जो है निबंध लिख रहे हैं। दुनिया भर में भ्रष्टाचार के खिलाफ लोगों में जागरूकता फैलाने के लिए तथा पूरी दुनिया को भ्रष्टाचार से मुक्त कराने के लिए 9 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय भ्रष्टाचार विरोधी दिवस मनाया जाता है। ये आपके लिए जो ऐसी चीजें होती हैं, जो ऐसी डेट्स होती हैं, जब भी आप कोई भी विषय लेते हैं, कोई भी निबंध आप लिखते हैं, तो उसके रिलेटेड अगर कोई दिवस मनाया जाता है, उससे रिलेटेड कोई चीज जो है वो यानी किसी तरह का कोई आंदोलन किया जाता है, उसके लिए उसके प्रचार प्रसार के लिए कोई चीज की जाती है, तो वो सारी चीजें जो है आप अपने निबंध में लिखने की जरूर कोशिश करें, उसके बारे में जानकारी लेने की कोशिश करें। ये जो है बहुत ज्यादा प्रभावशाली लगता है। अगला आपका पॉइंट था भ्रष्टाचार के खिलाफ से निपटने के लिए हमारे देश में भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 बनाया गया है। यह अधिनियम भारत के बाहर भारत के सब नागरिकों पर भी लागू है। यानी जो ये अधिनियम बनाए जाते हैं उनको, जैसे भ्रष्टाचार को रोकने के लिए बनाया गया है अधिनियम 1988, ये जो है कितना प्रभावशाली है कि भारत में रहने वाले जो लोग हैं वो तो इसके अंतर्गत आते ही हैं, साथ ही साथ अगर कोई भारतीय नागरिक भारत से बाहर भी रह रहा है, अगर उस पर जो है भ्रष्टाचार के खिलाफ कोई आरोप लगता है तो वो भी जो है इस अधिनियम के अंतर्गत लिया जाएगा, यानी उस पर भी जो है ये अधिनियम लागू होगा। अगला आपका पॉइंट था भ्रष्टाचार को रोकने के उपाय, कि कौन कौन से उपाय किए जा सकते हैं। लोकपाल कानून को प्रत्येक राज्य, केंद्र शासित प्रदेश तथा केंद्र में अविलंब नियुक्त किया जाए। हर क्षेत्र में कार्य से पहले व्यक्ति को शपथ दिलाई जाए। प्रशासनिक मामलों में जनता को भी शामिल से पहले व्यक्ति को शपथ दिलाई जाए। प्रशासनिक मामलों में जनता को भी शामिल किया जाए। भ्रष्टाचारी नेताओं को चुनाव नहीं लड़ने देना चाहिए। गलत चीज के प्रति विरोध करने की आदत डालनी होगी। सही समय पर सही वेतन बढ़ाया जाए। सरकारी कार्यालय में जरूरत के हिसाब से कर्मचारी हो और भ्रष्टाचार के अपराधी को कठोर से कठोर दंड दिया जाए। हमें अपने अधिकारों के प्रति सजग रहना होगा। ये सारे उपाय हैं जिससे हम भ्रष्टाचार पर रोक लगा सकते हैं। इसके अलावा भी अगर आपके विचार में कोई ऐसा उपाय है जो भ्रष्टाचार को रोकने में कारगर साबित हो सकता है तो आप उसको जो है जरूर इंक्लूड करें। लास्ट पॉइंट था आपका उपसंहार यानी कंक्लूजन। तो कंक्लूजन में आप क्या लिखते हैं, जो भी आपने अपने पूरे टॉपिक में लिखा है उसको जो है एक समरी के रूप में आप एक पैराग्राफ दे सकते हैं। जैसे हमने यहाँ पर जितना भी हमने डिस्कस किया है, या जो आज भ्रष्टाचार हमारे देश भारत में पूरी तरह से फैल चुका है। भारत में आज लगभग सभी प्रकार के आईटी कंपनियां, बड़े कार्यालय, अच्छी अर्थव्यवस्था होने के बावजूद भी भारत पूरी तरीके से विकसित होने की दौड़ में बहुत पीछे है। इसका सबसे बड़ा कारण भ्रष्टाचार ही तो है। चाहे वह समाज का कोई भी व्यक्ति क्यों ना हो, सरकारी कर्मचारी हो या राजनीतिक नेता, शिक्षा का कार्यक्षेत्र हो, हर जगह भ्रष्टाचार ने अपना घर बना लिया है। भारत जैसे विकासशील और लोकतांत्रिक देश में भ्रष्टाचार का होना एक बहुत बड़ी विडंबना है। अगर हमें भ्रष्टाचार को जड़ से समाप्त करना है तो राजनेताओं, सरकारी तंत्र और जनता को साथ मिलकर इसके खिलाफ लड़ना होगा। तभी इस भ्रष्टाचार रूपी दानव से हम अपने देश को बचा सकते हैं। तो इस तरह से जो है आप अपना निष्कर्ष लिख सकते हैं, उपसंहार लिख सकते हैं। तो आशा करते हैं कि इस वीडियो से निबंध लेखन के रिगार्डिंग आपकी जितनी भी प्रॉब्लम्स थी वो कुछ हद तक क्लियर हो गई होगी। बाकी जो है आप जितना निबंध के बारे में अभ्यास करते जाएंगे, जितना निबंध लेखन को प्रैक्टिस करेंगे, उतना ही आप अपने निबंध लेखन को
इम्प्रूव कर पाएंगे, क्योंकि बिना अभ्यास के आप निबंध लेखन को इम्प्रूव नहीं कर पाएंगे। तो जो भी पॉइंट्स हमने बताए हैं कि निबंध लिखते हुए आपको कौन कौन सी बातों को ध्यान रखना है, या फिर जब आप कोई भी विषय लेते हैं उसकी जो कंटेंट है या जो सामग्री है उसको किस तरह से आपने रफ में पहले लिखना है, उसके बाद जो है आपको उस पर अपने विचार व्यक्त करने हैं। इससे जो है आपको निबंध लिखने में बहुत ही ज्यादा आसानी हो सकती है। तो इसी तरह की यूजफुल वीडियोस के लिए, ग्रामर वीडियोस के लिए और साथ ही साथ लेसन एक्सप्लेनेशन वीडियोस के लिए आप हमारे चैनल सक्सेस सीरीज एजुकेशन को